हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है किरोशन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और हम शुरू करेंगे आज की क्लास, जी हाँ, जिसका नाम पेज सीरीज और क्लास नंबर 167। तो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट सीसीआरयू में अलग को एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फटाफट से बच्चे जुड़ जाएंगे किरोशन नर्सिंग क्लासेस के साथ में, और जिसके अंदर हम पढ़ाई कर रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं पेज सीरीज, जिसके अंदर आपको डेली बेसिस के ऊपर अलग अलग एमसीक्यूज, अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड हेल्प मिलेगी, अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चे के लिए हम लेके आए हैं क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन, और ये सब चीजें आपको मिलेगी ओनली एंड ओनली 4999 के अंदर। इसका वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ की। अपार्ट फ्रॉम इट, जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उनके लिए हम लेके आए टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको 25 आरआरबी के 25 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, साथ साथ में 10 आरआरबी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और इसका जो पैटर्न है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, और प्राइस रहेगा ओनली 599। ओके, तो ये बच्चों कुछ बातें थी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपनी क्लास के बारे में। ओके, तो क्लास के बारे में आई होप पिछली क्लास के अंदर बच्चों आपको बहुत सारी चीजें समझ में आए, कुछ आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए, नहीं भी क्लियर हुए तो कोई बात नहीं बच्चों, आप उस चीज को बताते रहिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आपको नेक्स्ट क्लास में उस चीज को क्लियर कर दें। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने है। ओके, जो प्रेग्नेंट मदर होती है, आपने देखा होगा जब आप किसी भी अगर बात कर प्रेगनेंसी में मदर को जब हॉस्पिटल या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, तो वहां पे जैसे ही गायनेकोलॉजिस्ट में लेके जाते हैं, तो वो इसके लिए यहाँ पे मेडिसिन शुरू करती है। ओके, मेडिसिन शुरू करती है, स्पेशली एक टैबलेट दी जाती है। वो टैबलेट की अगर बात करो, टैबलेट क्यों दी जाती है, तो यहाँ पे अगर मैं उसी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों सवाल पूछा गया है कि एक सप्लीमेंट है, विटामिन सप्लीमेंट, ओके, वो प्रोवाइड किया जाता है प्रेग्नेंट मदर को, ताकि बच्चे की जब डिलीवरी हो तो उसमें अगर बात एक कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी, जिसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है एनटीडी, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, या फिर अगर हम बात करें स्पाइना बाइफिडा। ओके, तो यहाँ पे जो इस अगर बात करें जो जन्मजात बीमारियां होने वाली होती है, जिसमें अगर बात करें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ओके कौन से टाइप की विटामिन सप्लीमेंट दी जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B9, ओके, या फिर फॉलिक एसिड। तो यहाँ पे आप सबको अगर बात करें, तो जैसे ही कोई भी महिला जैसे ही प्रेग्नेंट होती, तो सीधा सा उसको क्या दिया जाता है, एक टैबलेट दी जाती है, जिसका नाम क्या होता है, जी हाँ, फॉलिक एसिड। क्या नाम होता है, फॉलिक एसिड। क्लियर है, फॉलिक एसिड है, ये क्या करता है, जिसका नाम क्या है, विटामिन B9 है, जो हेल्प करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने में। ठीक है, या फिर बात करें दूसरी, अगर बात करें जैसे स्पाइना बाइफिडा है, ओके, तो ये जो डिजीज हो रही है, इसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करने में जो विटामिन B9 है, ओके, विटामिन B9 है, ये हेल्प करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या डिजीज के अकर होने, जो कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी की अगर बात करें। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाकी विटामिन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें अगर बच्चों एक सवाल पूछा जाता है कि कौन से ऐसे विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है, और कौन से ऐसे विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है। ओके, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल का काफी बार पूछा जाता है। ओके, 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 तो यहाँ पे कैटेगरीज आपको ADE के और BNC, विटामिन BNC एंड ADE की। तो यहाँ पे ये आपको हमेशा पता होना चाहिए फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के बारे में। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल अक्सर पूछा जाता है। क्लियर है, इसके साथ साथ में पूछा ये भी जाता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। ऑलरेडी न्यूट्रिशन में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे विटामिन B9 है जो यूज किया जाता है प्रेगनेंसी में। ओके, इसके साथ साथ आप सबको पता होगा कि अभी फीमेल्स के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो स्कूल गर्ल्स है उनके लिए शक्ति दिवस मनाया जाता है। कौन सा, शक्ति दिवस। ओके, शक्ति दिवस मनाया जाता है, उसके अंतर्गत वीक में एक दिन, वीक में एक दिन
उस दिन जो स्कूल गर्ल्स होती है, जो स्कूल में जा रही होती है, तो टीनेज गर्ल्स होती है, उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है। कितनी, कौन सी आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है? 45 mg। कितनी? 45 mg दी जाती है। ओके, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है, जिसमें कितना होता है? आयरन एंड फॉलिक एसिड जो मात्रा होती है वो होती है 45 mg। तो ये हर वीकली टैबलेट दी जाए ताकि जो गर्ल्स है उनमें आयरन की डेफिशिएंसी नहीं हो, एचपी लेवल अच्छा रहे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस वर्ड सुना है आपने कभी बार? कि जो अपने बॉडी के जो आर्टरीज होती है, या फिर अगर बात करें जो अगर हम बात करें आर्टरीज की बात करें, या हिंदी में कहें धमनी काठिन्य, तो एथेरोस्क्लेरोसिस में accumulation of lipid और फैटी सब्सटेंस एंड फाइब्रस टिश्यू इन प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे अगर बात करें कि एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो लिपिड्स होते हैं या फिर फैटी सब्सटेंसेस होते हैं या फिर फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, वो क्या हो जाता है? एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे उस एरिया को क्या बना देते हैं? एकदम हार्ड बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है आर्टरी, म्यूकोसा, मसल और वेन। यहाँ पे अगर बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जवाब दे दिया था ऑलरेडी, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो राइट आंसर इज क्या है? धमनी, या फिर कह सकते हैं आर्टरी। तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? आर्टरीज के अंदर जो, अगर हम बात करें कि जो फैटी एसिड्स होते हैं या फिर फैटी सब्सटेंसेस जो होते हैं, इसके साथ साथ जो लिपिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये आर्टरीज जो होती है यहाँ पे क्या हो जाते हैं? यहाँ पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे आर्टरीज को क्या करते हैं? ये हार्ड बना देते हैं। ठीक है, आर्टरीज से क्या बन जाती है? बहुत ही हार्ड बन जाती है। इसके कारण से क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस को हम कहते हैं। ओके, क्लियर है? तो इसको हम क्या कहेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आर्टरी में बाद में क्या हो जाता है? एक ब्लॉक आ जाता है, जिसके कारण से ब्लड का जो सर्कुलेशन है तो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इनिशियल साइन ऑफ रीनल ट्यूमर? किसी भी व्यक्ति के जब रीनल ट्यूमर होता है, ओके, रीनल ट्यूमर होता है, तो कौन सा सबसे ज्यादा जो कॉमन साइन है वो देखने को मिलता है? तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है पेनलेस हेमेचूरिया, कॉलिकी पेन, मास इन द फ्लैंक या फ्लैंक पेन। ओके, तो यहाँ पे जब किसी पर्सन के क्या होता है, बहुत अगर ज्यादा कहे रीनल ट्यूमर हो जाता है, तो उसके सबसे ज्यादा जो कॉमन इंडिकेशन हमें देखने को मिलता है कि उसके अगर बात करें तो जब यूरिन पास आउट करेगा तो यूरिन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्लड। क्या देखने को मिलेगा? ब्लड इन यूरिन। बट ये जो ब्लड आ रहा है तो इसके जब यूरिन पास आउट करता है तो उसपे पेन नहीं होता। ओके, पेन नहीं होता, तो पेनलेस यूरिन। ओके, पेनलेस यूरिन होता है और यूरिन के अंदर किसकी प्रेजेंस होती है? ब्लड की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच लेयर कंट्रोल्स मोटिलिटी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? ओके, तो अपनी बॉडी के अंदर अगर बात करें, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वहां पे उसकी जो मोटिलिटी होती है, जिसके कारण से क्या होते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं। खाना आगे पचता, आगे तरह बढ़ता रहता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें वो कौन सी लेयर है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मोटिलिटी को या गतिशीलता को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन ए मसल लेयर, ऑप्शन बी सब म्यूकस लेयर, ऑप्शन सी लेमिना प्रोप्रिया लेयर एंड ऑप्शन डी इज सिरोसा लेयर। तो यहाँ पे बच्चों क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से बच्चों को फटाफट से बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या रहेगा? बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान है। इसका जवाब क्या रहेगा? जो लेयर होती कौन सी? मसल लेयर। ओके, जो मसल लेयर होती है वो क्या करती है? अपने बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था उसके जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है उसकी जो गतिशीलता है उसको बनाने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? पेशीय परत जिसको हिंदी में कहते हैं। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ए मेजर कॉम्प्लिकेशन, एक बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन है
जो एसोसिएटेड विथ प्रोलॉन्ग्ड रिटेंशन ऑफ ए डेड फीटस। अगर किसी मृत भ्रूण को, यानी कि कोई फीटस है जो डेथ हो चुकी है, ओके, और उसको 4 सप्ताह से ज्यादा समय तक, मतलब 4 वीक से ज्यादा समय तक उसको रिटेन रखना, ठीक है, तो उससे कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है, ठीक है। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, प्री टर्म लेबर, प्री एक्लेम्सिया एंड गेस्टेशनल डायबिटीज। तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो भ्रूण है, जो डेड फीटस है, उसको जब 4 सप्ताह से ज्यादा समय तक अगर अपने अंदर ही रखता है, जैसे प्रेग्नेंट मदर अंदर ही रखती है, बट अगर 4 सप्ताह से ज्यादा टाइम तक उसके अंदर रखेगी तो क्या होगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के अंदर देखने को मिलता है कि वहां पे क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होने लग जाता है। क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, या फिर अगर बात करें डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी प्री टर्म लेबर है वो नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। प्री एक्लेम्सिया और गेस्टेशनल डायबिटीज ये भी रॉन्ग है। DIC इज द करेक्ट आंसर। डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन ये बहुत ही ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है अगर डेड फीटस को 4 सप्ताह से ज्यादा समय तक अंदर रखते हैं तो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्योडेरोन। ओके, तो एम्योडेरोन की अगर हम बात करें तो इसका मोस्ट अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो यहां पे ऑप्शन ए, सोडियम चैनल ब्लॉकर, ओके, ऑप्शन बी, क्लास थर्ड एंटी एरिथमिक ड्रग, ऑप्शन सी, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, एंड ऑप्शन डी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा, तो यहाँ पे एम्योडेरोन होती है, एक ड्रग होती है जो किसी पर्सन की अगर हम बात करें कि जो अगर बात करें जो हार्ट की रिदम होती है, ओके, उस रिदम को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ओके, ड्रग दी जाती है एम्योडेरोन। तो इसका मेन वर्क क्या होता है, क्लास थर्ड एंटी अरिथमिक ड्रग होती है जो अरिथमिया को रोकने में हेल्प करती है। ओके, तो क्लास थर्ड एंटी एरिथमिक ड्रग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the potential complication of frequent nebulization therapy in pediatric patient? जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, पीडियाट्रिक्स अगर बात करें तो छोटे बच्चे, तो उनमें अगर बार बार क्या किया जाता है, नेबुलाइजेशन किया जाता है, बार बार नेबुलाइजेशन किया जाएगा, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमें क्या देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे बच्चों में बार बार जब किसी के नेबुलाइजेशन के इसको नेबुलाइजेशन चढ़ा दो तो क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है, तो ऑप्शन ए, उनकी हार्ट रेट कम हो जाती है, ऑप्शन बी, उनमें ट्रिमर्स और टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन सी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऑप्शन डी, उनकी रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे सही जवाब क्या रहेगा, अगर हम किसी बच्चे को बार बार नेबुलाइजेशन चढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है या सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आने की जो संभावना रहती है वो रहती है कि उनकी जो हार्ट रेट है क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, साथ साथ में उनमें हमें ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे टैकीकार्डिया और ट्रिमर्स ये सबसे ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है अगर बच्चे को बार बार नेबुलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैरो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन। जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो किसके लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील या सेंसिटिव होते हैं, ऑप्शन ए, ब्लड पीएच के लिए, ऑप्शन बी, ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन सी, ऑक्सीजन सैचुरेशन, एंड ऑप्शन डी, एट्रियल ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बैरो रिसेप्टर्स, यहाँ पे अगर हम बात करें बैरो रिसेप्टर, यहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो दाब यानी कि प्रेशर के लिए अगर बात करें तो प्रेशर में से रिलेटेड बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो बॉडी के अंदर एक अगर हम बात करें प्रेशर होता है कौन सा, ABG, जिसको हम कहते हैं एट्रियल ब्लड गैसेस। तो एट्रियल ब्लड प्रेशर, तो ब्लड की गैसेस जो होती है उसमें अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसमें बैरो रिसेप्टर्स तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो एट्रियल ब्लड प्रेशर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
विच सिम्टम्स शुड बी द नर्स असेस व्हेन ए पेशेंट रिसीव लूप डायरेटिक्स, कि कोई भी अगर बात करें कोई पेशेंट है वो लूप डायरेटिक्स रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो उसको क्या क्या चीजें असेस करनी चाहिए एक नर्स को। तो यहाँ पे उसके अंदर ऑप्शन ए रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन, उसमें बहुत ज्यादा बेचैनी और बहुत ज्यादा उत्तेजना होगी। ऑप्शन बी कमजोर इरेगुलर पल्स एंड पुअर मसल टोन। ऑप्शन सी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड मसल स्पाज्म। ऑप्शन डी पेरेस्थेसिस एंड इरिटेबिलिटी। तो यहाँ पे जब किसी पेशेंट को क्या दिया जाता है, लूप डायरेटिक्स दिए जाते हैं, तो लूप डायरेटिक्स दिए जाएंगे तो क्या होगा, डायरेटिक्स आप सबको पता है ना कब दिए जाते हैं, डायरेटिक्स क्या होती हैं, जो बॉडी से क्या करते हैं, तो यूरिन को एक्सक्रीट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ओके, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, ठीक है। डायरेटिक्स होते हैं जो बॉडी से क्या करते हैं, फ्लूइड को बाहर निकलने में मदद करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेटिक्स कहते हैं। और डायरेटिक्स की अगर बात का ऑपोजिट क्या होता है, एंटी डायरेटिक्स, जो यूरिन के फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं, मतलब बॉडी से फ्लूइड को बाहर जाने से रोकते हैं। तो जब किसी के डायरेटिक्स जब आप यूज कर रहे हो लूप डायरेटिक्स, तो यहाँ पे हमें क्या चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है, या किस लक्षण का हमें आकलन करना चाहिए। तो यहाँ पे पर्सन के अंदर क्या देखने को मिल सकती है, वीकनेस, ओके, वीकनेस, साथ साथ इरेगुलर मसल्स और इरेगुलर पल्स और पुअर मसल टोन हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को आप लूप डायरेटिक्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या चीजें असेस करते हैं। यहाँ पे हमें उसके वीक या फिर बहुत ही ज्यादा इरेगुलर पल्स हो रही है या फिर पुअर मसल टोन है, तो ये चीज हमें असेस अच्छे से करनी चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज रेगुलेटेड बाय, ओके, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो किसके द्वारा रेगुलेटेड होती है। तो ऑप्शन ए साइटोकाइंस, ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट्स एंड ऑप्शन डी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो भी ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो किसके द्वारा रेगुलेटेड होगी, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी अगर हम बात करें तो ये रेगुलेटेड होती है जो अपनी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स होती है, जो लिम्फोसाइट्स होती है, ओके, उसमें भी कौन सी, इसमें भी जो बी लिम्फोसाइट्स होती है, जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो अपनी बॉडी के अंदर जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है उसको रेगुलेटेड करती है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो बी बीटा लिम्फोसाइट्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स, वो अपने ह्यूमरल इम्यूनिटी को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following component is transferred from mother to fetus through the placenta? बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो मदर के द्वारा फीटस के अंदर भेजा जाता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो मदर से फीटस की तरफ भेजा जाता है, ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे सही जवाब क्या है, अपनी बॉडी के अंदर जब इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है जो प्लेसेंटा के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है, ताकि ये क्या करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी ये प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ओके, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कुछ टाइम के लिए, डिलीवरी के बाद कुछ टाइम तक बच्चे को क्या करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, which of the following is a morphological pathological process that occurs in irreversible cell injury? तो यहाँ पे कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी कोशिका के अंदर होती है जो इरिवर्सिबल है, ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें हाइड्रोपिक चेंज, म्यूकोइड चेंज, हाइलिन चेंज या ऑटोलाइसिस चेंज, ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने पिछली क्लास में एक सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया जो सेल के अंदर जो रिवर्सिबल होती है, तो रिवर्सिबल की बात करें तो रिवर्सिबल का सही जवाब क्या था, हाइड्रोपिक था, बट यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया इरिवर्सिबल, कि ऐसी इरिवर्सिबल जो प्रोसेस एक बार कोशिका के अंदर हो गई तो वो वापस से पुरानी कंडीशन में नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस, ओके, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑटोलाइसिस।
कि खुद की ही कोशिका है उसको डिस्ट्रक्ट करना, उसको मार देना, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोलाइसिस कहते हैं। ओके, तो ऑटोलाइसिस होता है, ये वो सिचुएशन होती है जो इरिवर्सिबल होती है, मतलब एक बार शुरू हो जाता फिर वो वापस से रुकता नहीं है, ये इरिवर्सिबल होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ओके, इन TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम ascending degree of increase in tumor size and involvement is denoted by, तो यहां पे अगर बात करें जो TNM क्लासिफिकेशन के साथ जो ट्यूमर है, ओके, तो यहां पे ट्यूमर की अगर बात करें, ओके, तो यहाँ पे TNM ट्यूमर नोड और मेटास्टेसिस, तो यहाँ पे TNM की जब क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है तो असेंडिंग डिग्री ऑफ इंक्रीज इन ट्यूमर साइज एंड इन्वॉल्वमेंट इज डिनोटेड बाय, तो यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि इस जो TNM क्लासिफिकेशन जो हो रहा है इसमें पूछा जा रहा है कि जो ट्यूमर की साइज है और उसके जो फैलाव है उसमें जो बढ़ती हुई अवस्था है उसको हम किसके थ्रू बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है TX, T0, TIS एंड T124। ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ट्यूमर की साइज है वो बढ़ रही है, साथ साथ में उसका जो अगर बात करें जो उसके जो फैलाव है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे TX मतलब आइडेंटिफाई नहीं है, T0 मतलब ट्यूमर जीरो है, ओके, तो यहाँ पे T1 to T4, ओके, T1 to T4 की यहाँ पे बात करें ट्यूमर 1 प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बाद ट्यूमर 2 की मतलब वो कंडीशन क्या हो गई है, ट्यूमर लार्ज साइज में है, और उसके बाद T3 मतलब उसमें फैलना शुरू हो चुका है, और 4 मतलब बहुत लार्ज स्केल में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके, TNM क्लासिफिकेशन के हिसाब से। क्लियर है? चलिए TNM क्लासिफिकेशन इसको हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब एक व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ओके, और द हेमियोस्टेटिक मैकेनिज्म टू कंपनसेट फॉर एन एलिवेशन इन्वॉल्व्स स्टिमुलेशन ऑफ, तो जब बॉडी का ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति का बढ़ जाता है तो उसको वापस से कंट्रोल करने के लिए अपनी बॉडी में क्या होता है, उसका एक कंपनसेशन सिस्टम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, तो ऑप्शन ए कीमोरिसेप्टर्स दैट स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके, ऑप्शन बी baroreceptors that inhibit the sympathetic nervous system causing vasodilation, option C chemoreceptors that inhibit the sympathetic nervous system, and option D baroreceptors that inhibit the parasympathetic nervous system। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो बॉडी का जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस टाइम पे बॉडी का जो हेमियोस्टेटिक मैकेनिज्म है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, जो क्या करता है, जो हेल्प करता है बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं, ओके, जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, जिससे जो वेसल्स होती है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर वापस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ओके। तो बैरो रिसेप्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो क्या करता है, बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसको क्या कहता है, उसको इनहिबिट करता है, जिससे जो वैसोडाइलेशन हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच मसल, वो कौन सी मसल डिसफंक्शन रिजल्ट इन यूरिनरी रिटेंशन, तो यहाँ पे किस मांसपेशी की खराबी हो जाने के कारण जो यूरिनरी रिटेंशन है वो हो जाता है। तो ऑप्शन ए डेट्रोसर मसल्स, ऑप्शन बी डार्टोस मसल, ऑप्शन सी क्रेमेस्टर मसल्स, एंड ऑप्शन डी लेवाटोर एनी। तो यहाँ पे कौन सी मसल है जिसकी मदद से अगर हम बात करें, जिसमें अगर बात करें डिसफंक्शन हो जाता है, तो डिसफंक्शन हो जाने के कारण क्या होता है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, द राइट आंसर इज डेट्रोसर मसल्स। ये वो मसल्स होते हैं जो यूरिनरी रिटेंशन, अगर ये डिसफंक्शन हो जाती है तो यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, ओके। तो उससे क्या होता है, यूरिन रिटेंट मतलब बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए ये मसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ओके, यूरिन को बाहर जाने में, ठीक है, और साथ साथ अगर कोई डिसफंक्शन हो जाए तो यूरिन अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए
तो बच्चों ये थी आज की अपनी क्लास जिसके अंदर हमने अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। ओके, तो आई होप आज की क्लास के अंदर बच्चों आपको चीजें बहुत सारी क्लियर हो चुकी होगी। तो इसी के साथ में बच्चों मैं आपको फिर से एक रिवाइज कर बता दूं कि जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम के लिए तैयारी करें तो उनके लिए हम लेके आए हैं क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको डेली बेसिस आरआरबी से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज है, एमसीक्यू रिकॉर्डेड डेली रिकॉर्डेड क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन है। तो ये सारी चीजें मिलेगी और जिसकी प्राइसिंग ओनली 4,999 और उसकी वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की। इसके साथ साथ जो बच्चे चाहते हैं सर हमें से टेस्ट सीरीज चाहिए तो हम उनके लिए लेके आए टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे। इसके साथ साथ 10 आरआरबी के ओल्ड क्वेश्चन मिलेंगे और साथ साथ इसका जो पैटर्न रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। उसका प्राइस रहेगा ओनली 599। क्लियर है? तो बच्चों इसी तरह की और क्लासेस के लिए आप जुड़े रहिए क्रियोशन नर्सिंग क्लासेस। तो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर इस तरह के और भी एमसीक्यूज है जिसके बारे में डेली बेसिस पर डिस्कशन करेंगे। अपनी पेज सीरीज है जो ऐसे ही चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।